हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में कि पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आपको अपना आंसर राइट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं एंड इसके साथ ही कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड किस चीज़ की रिवीजन हम ज़्यादा करें। तो उन सब क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन जाते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपको 4 यूनिट्स अच्छे तरीके से कवर कर लेनी चाहिए। ये मेरी आपको एक सबसे स्पेशल एडवाइस यही है कि आपको कम से कम 4 यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनिट्स आप तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आपकी कौन सी है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आपकी बनती है यूनिट 5, जिसमें आपका नॉवल है वेंडर ऑफ स्वीट्स। अब ये जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है, इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, क्वेश्चन कोई भी बने, आपको लिखना सिर्फ समरी ही है। क्वेश्चन की वर्डिंग अलग अलग होगी, लेकिन आपको लिखनी समरी ही है। कुछ मर्जी आए, समरी मेन मैटर आपके लिए करती है। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन वेंडर ऑफ स्वीट्स से बन सकता है टाइटल से रिलेटेड, कि ये पूछा जाएगा कि इसका जो टाइटल है वो वेंडर ऑफ स्वीट्स, क्या ये सही है या फिर नहीं। तो आपको क्या लिखना है? स्टार्टिंग की लाइन्स बस आपको चेंज करनी है कि द टाइटल ऑफ द नॉवल द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड। 2 वर्ड हैं, एप्ट और एप्रोप्रिएटेड। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जगन, कि सारी स्टोरी किसके चारों तरफ घूमती है? जगन के। और जगन है कौन? तो वो स्वीट्स की उसकी एक शॉप है जिसका वो मालिक है। उसके बाद आपको पूरी यहाँ पर समरी लिख देनी है, जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको या तो ये पूछा जाएगा कि वेंडर ऑफ स्वीट्स की थीम क्या है, तब आप लिखोगे जनरेशन गैप, ठीक है। अगर वो पहले से ही आपको क्वेश्चन में थीम दे देता है, तब आपको उसे कहना है कि हम इस थीम से एग्री करते हैं कि ये जो थीम है जनरेशन गैप, ये सही है। फिर आपको पूरी वहाँ पर समरी लिख देनी है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं थीम और टाइटल से रिलेटेड। क्वेश्चन की वर्डिंग अलग है, लेकिन आंसर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ समरी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो जगन का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स के नेम बताए हैं कि जगन का अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। उसके अंदर जो बातें लिखनी है वो अगर आपने समरी पढ़ रखी है तो समरी वाली ही बातें जो आप एक पैराग्राफ में याद करके बैठे हो, उसे आपको सिर्फ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिट करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। बस जगन का आप कैरेक्टर स्केच के जो पॉइंट्स हैं उसे आप देख लेना। मेन यहाँ पर भी आपको क्या करना है? समरी लिखनी है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका आएगा माली का कैरेक्टर स्केच। बहुत कम चांस है, मेनली जगन का ही पूछा जाता है। अगर माली का कैरेक्टर स्केच आता है तब आपको क्या करना है? पॉइंट्स के नेम याद करने हैं, जो कि मैंने बताए हुए हैं वीडियो में। उसके बाद उसमें भी आपको पूरी समरी लिखनी है, बस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अब आपको वो समरी लिखनी है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन मेन ये बनते हैं और चारों क्वेश्चन की वर्डिंग अलग है, लेकिन लिखनी आपको समरी ही है। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत कम चांस है, पर हो सकता है कि ग्रेस की का जो कैरेक्टर स्केच है उससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट 5 में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बट इसमें आपको एक ही चीज़ याद करनी है, वो है आपकी समरी। अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि यूनिट 1 से लेकर 4 के बीच में। तो मैंने सबसे पहले आपको ये कहा है कि अगर आपने हर एक यूनिट को नहीं पढ़ रखा तो आप बेसिकली कोई भी 4 यूनिट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और अगर आप देखते हो तो यूनिट जो सेकंड है, एक तो वो सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जबकि बाकी की जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी में 3-3 ही टॉपिक्स हैं। और ये जो यूनिट है इसमें जो बातें हैं वो ज़्यादा हैं फैक्ट्स, जो कि थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, जबकि जो दूसरी यूनिट्स हैं उसमें बेसिकली क्या है? शॉर्ट स्टोरीज। तो स्टोरी तो वैसे सभी को सुनना पसंद है, तो इजी वे में याद भी हो जाती हैं। तो अगर आपने यूनिट 2 तैयार नहीं भी कर रखी है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यूनिट 1, 3 और 4 थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी होगी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सबसे पहले
यहाँ पर जो यूनिट 3 है इसमें 3 टॉपिक्स हैं, द चाइल्ड, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड द रिफ्यूजी। तो जो स्टैंजा है वो स्टैंजा आपकी द बार्बर ट्रेड यूनियन में से आ सकती है। तो आपको इसे स्टैंजा का जो क्वेश्चन है उसके लिए अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब आप सोचोगे कि अगर स्टैंजा आती है तो हम किस तरीके से अपना आंसर लिखें, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। इसके बाद जो द ड्रॉवर्स वाइफ, इससे रिलेटेड भी एक स्टैंजा आपकी आ सकती है। एंड इसके अलावा जो यूनिट जो फर्स्ट है उसके अंदर द मार्च ऑफ माइंड, इससे रिलेटेड एक स्टैंजा आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन है वो द मदर ऑफ ए ट्रेटर एंड द चाइल्ड, ये 2 क्वेश्चन है इसमें से आ सकता है सेक्शन बी में। इसके अलावा द मीटिंग पूल, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन आपका वेंडोर स्वीट्स में से आ सकता है। सेक्शन सी के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका वेंडोर स्वीट्स जो नॉवल है उसमें से आएगा। बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके प्रोज में से आएंगे। टोटल 4 यूनिट्स हैं और 3 क्वेश्चन आपके प्रोज में से आने हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्शन सी के अंदर भी जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपका द मदर ऑफ ए ट्रेटर में से आ सकता है, या फिर द रिफ्यूजी में से आ सकता है, या फिर आपका द मीटिंग पूल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यूनिट 2 में से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने यूनिट 1st, 3rd, 4th और 5th अच्छे से तैयार कर रखी है तो आपको यूनिट 2 को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूनिट 2 है उसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे, बट आपको ऑप्शंस में आएंगे, तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको 2nd यूनिट अगर आपने तैयार नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने पेजेस यहाँ पर कवर करने हैं। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, हमें सारा टॉपिक पूरा हमने रट रखा है और हम वैसे ही सेम वर्डिंग लिख कर आते हैं, फिर भी हमारे नंबर कम आते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है। देखो, अगर आपके पास भी कोई 15-20 नोटबुक्स आती हैं चेक करने के लिए और हर एक बच्चा अगर 25-30 पेज भर भी देता है तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक बात को ध्यान से पढ़े, ठीक है। ये चीज़ पहली आपको क्लियर कर लेनी है कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा लिख दो, आपके जो नंबर हैं वो 65 से 75 के बीच में ही लगभग रहते हैं। तो इस बात को लेकर आपको ये नहीं सोचना है कि नंबर कम क्यों आते हैं। सेकंड बात कि कितने पेज हमें कवर करने चाहिए, तो मेन चीज़ यही है कि मिनिमम आप 24-25 के बीच में कवर करो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए, तो आप 30-31 जितना आप चाहो उतने आप कवर कर सकते हो, पर इतने आपको करने ही चाहिए 24 से 25 के बीच में। अब आप सोचते हो कि किस तरीके से हम पेजेस को कवर करें, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं, टाइम कम रह जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि देखो, आपका 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें अगर आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं, आपको ये पता है कि सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चन को आपको आधा आधा घंटा देना है, ठीक है। जैसे ही आपने आधा घंटे का क्वेश्चन एक कर दिया, जहाँ तक जितना किया है आप उसे वहीं पर छोड़ दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बाद में लिख सकते हो तो थोड़ा सा पेज छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, लिखना। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा। मेन चीज़ सबसे पहले ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो आपको नंबर मिलना है वो भी आपका चला जाए, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन हर एक अटेंड करना है, चाहे वो छोटा लिख दो, बट आपको लिखना है, क्योंकि इससे आपको नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने लिखा हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने हैं, दोनों क्वेश्चन को आप आधा आधा घंटा देते हो तो 1 घंटे में आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है कि आपको 2 स्टैंजा करनी होती है और 3 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं वो कितने हो जाएंगे, 5। आपको हर एक क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट यहाँ पर देने हैं, ठीक है। अगर आप 15 से 20 मिनट हर एक क्वेश्चन को देते हो तो आपको लगभग 1 घंटा, एंड उसके बाद जैसे अगर आपने किसी क्वेश्चन को 15 मिनट दिए हैं, किसी क्वेश्चन को आपने 20 मिनट दिए हैं, तो लगभग आपका 1.5 घंटे में ये हो जाएगा।
उसके बाद जो आपके पास आधा घंटा या 15 मिनट्स बचते हैं उसमें आपको जल्दी से अपने 10 क्वेश्चंस को कवर करना होता है। 10 क्वेश्चन में क्या है कि आपको स्टार्टिंग में जो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, उसमें आपको अपना आंसर ज़्यादा सोच कर या फिर आप ये सोचो बड़ा बड़ा लिखें तो ज़रूरत नहीं है। आप 5-6 लाइन्स या 3-4 लाइन्स में भी अगर अपना आंसर निपटा देते हो तो भी आपके जो नंबर है नॉर्मल सी बात है कि वो आपको 2 में से 2 तो देगा ही नहीं, वो 1 दे देगा, किसी में 1.5 नंबर दे देगा। तो उसी हिसाब से आप अपना जो आंसर है वो राइट करना, और वो सबसे लास्ट में करना, क्योंकि क्या होता है हम स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा अच्छा लिखने के चक्कर में सोच सोच कर लिखते हैं एंड उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करते हैं जिनका मार्जिन, जिनके मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सेक्शन ए से लग जाते हैं स्टार्ट करने, ठीक है, और वो 2 मार्क्स पर ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं टाइम की, वो आधा पौना घंटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही करने में लगा देते हैं, जिसके कारण उनका बाकी का जो पेपर है उसमें वो क्वेश्चन के पेजेस हैं वो कवर अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो हम एक गैस कर रहे हैं, आपने सेक्शन सी का पेपर स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, सेक्शन सी में आपने एक क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन को करते करते जैसे आपने 4.5 पेज भर दिए आधे घंटे में। अब आपको क्या करना है कि वो जो हाफ पेज है आप उसको वहीं पर छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद उस पेज को छोड़ने के बाद हाफ पेज को आप नेक्स्ट पेज से अपना आंसर लिखना शुरू कर दो, अगला क्वेश्चन। फिर वो आपने जैसे आधे घंटे में 4.5 पेज कर दिए तो आप उसको भी वहीं पर छोड़ दो। फिर आप नेक्स्ट जैसे सेक्शन बी को आपने स्टार्ट कर लिया, अगर आप स्टैंजा करो तो आप स्टैंजा को एक्सप्लेन कर दो, जैसे आपने स्टैंजा 2.5 पेज में की। मैं मेन बात क्या कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन जैसे आपने किया उसके नीचे अगर थोड़ी सी जगह बच जाती है, आधा या उससे कम पेज बच जाता है, तो आपको अपना आंसर नीचे से ही नहीं स्टार्ट करना है, आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, तो आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये है कि बाई चांस अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है बाद में तो अब आप थोड़ा बहुत और भी लिख सकते हो। सेकंड कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता है तो आपने जैसे एक क्वेश्चन कवर करने के बाद जितना भी थोड़ा बहुत स्पेस रहा, पेज बच गया, आपने वो छोड़कर अगले पेज से शुरू किया है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पेज की संख्या है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कहते हो ना कि दूसरे जो पर्सन होते हैं वो 25, 26 या 30 पेज भर देते हैं, हम क्यों नहीं भर पाते हैं, तो उसका यही रीज़न है कि वो एक क्वेश्चन करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, और हम जैसे लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है 1 या 2 लाइन छोड़कर नीचे से फिर से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, अगर आपको अपना राइटिंग स्टाइल सुधारना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करो, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा ना आ जाए क्वेश्चन ढूंढने में ही। तो उसको क्या होता है कि अगर आपने इस तरीके से किया है तो उसको पता है कि अगले पेज पर है, तो वो भी थोड़ा रिलैक्स होकर खुशी खुशी से आपकी अच्छी नोटबुक चेक कर देता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर क्रिटिकल नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अब हम क्या करेंगे। कुछ नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको पॉइंट्स बनाने ही हैं, पहला पॉइंट आप इंट्रोडक्शन का बना दिया करो, और सेकंड आपको फिर वहाँ पर स्टोरी लिख देनी होती है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दिया करो। बट यहाँ पर जो प्रोज होते हैं उसमें ज़्यादा आपके जो आंसर हैं वो बिना पॉइंट्स के ही बनते हैं, जिसमें पॉइंट्स बनते हैं उसमें आप पॉइंट्स बना सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि जो स्टैंजा होती है, अगर हमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 4.5-5 पेज तो कवर करने ही करने हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी में स्टैंजाज आती हैं वो आपको 2 या 2.5 पेज, 2-2.5 पेज में आपको कवर करनी होती हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी का पार्ट सेकंड है उसमें जो क्वेश्चन आता है वो भी आपको 2.5 या 3 पेज के अंदर कवर करना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि स्टैंजा इतनी लॉन्ग हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या करना होता है कि देखो स्टैंजा में ऐसा नहीं है कि 4 लाइनें दी हैं, आपको उन 4 लाइनों को ही एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो आपकी पूरी स्टैंजा पढ़ेगा, राइट। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपको स्टैंजा दे दी, सबसे पहले आपको ये पहचान होनी चाहिए कि ये स्टैंजा आपकी किस प्रोज में से आई हुई है। आपको क्या करना है कि आपने जैसे पहचान कर लिया कि इस प्रोज में से आई है और इसके जो राइटर है उनका नाम ये है, तो आपने लिख देना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज। प्रोज का नाम लिखा, उसे अंडरलाइन किया, इन्वर्टेड कोमा में किया, फिर आप लिखोगे रिटन बाय, जो भी राइटर का नाम है वो, उसे भी आपको अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कोमा में करना है। अगर आपने इतना कर लिया, इन्वर्टेड कोमा में कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो एग्जामिनर आपके पूरे 2-2.5 पेज को देखने के बजाय सिर्फ उसी को ही चेक करेगा, और उसको लगता है कि आपने ये चीज़ सही पहचान कर ली तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा।
लेकिन हमें तो लॉन्ग लिखना ही है, ऐसा नहीं है ना कि हम 2 लाइन्स लिख के छोड़ दें। तब आपको क्या करना है कि जो आपने समरी पढ़ रखी होती है, समरी की जो स्टार्टिंग में आपने जितनी भी बातें पढ़ रखी होती हैं, आधे पेज की आप वो समरी वहाँ पर लिख दिया करो, इंट्रोडक्शन यानी कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे आपने हाफ या हाफ से ज़्यादा पेज भर दिया इन सब बातों से, फिर आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, इन दिस लाइन्स द राइटर सेज दैट, ये लिख के फिर जो आपको 4-5 लाइन्स दी होती हैं, पहले आप उसका एक्सप्लेन कर दो। उसको एक्सप्लेन करने के बाद जो भी आपने समरी पढ़ रखी होती है, समरी की जो भी आपको बातें याद होती हैं, वो सारी बातें आप वहाँ पर बीच में लिख देना। और लास्ट की जो लाइन्स होती हैं, वो वापस से लास्ट की लाइन आपने जो भी आपको स्टैंजा दी होती हैं, उन लाइन से रिलेट आप लिख देना। तो इस तरीके से आपकी जो स्टैंजा है वो 2 या 2.5 पेज की कवर हो जाती है। तो इस तरीके से आप लंबे लंबे क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। थोड़ा सा याद करो, लेकिन याद करके लिखना किस तरीके से है वो ऐसे लिख सकते हो कि जो समरी होती है लिखनी वही होती है, कहीं पर स्टार्टिंग में समरी डाल दी और कहीं पर लास्ट में आपने समरी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।